लड़ाई में आपका स्वागत है। थोड़ी आज चीज़ें खराब होती चल रही मेरे हिसाब से। दुनिया में हमने हाफ सेंचुरी लगा दी है। 50,04,000 लोग इस समय संक्रमित हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। मृत्यु इसमें से 3,25,000 लोगों की हो गई है। करीब करीब 6% लोगों की, इसमें जो संक्रमित लोग हैं उसमें से 6% से कुछ ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। हिंदुस्तान में हम लोग आज 1,06,886, डेथ 3303, 19 मई मतलब कल तक में 6147, 6,147 अभी तक के सबसे ज़्यादा लोग इन्फेक्शन कल मिले। और जो डेथ थी कल वो 146 थी। हिंदुस्तान टोटल नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से 11वें नंबर पे है, लेकिन एक्टिव केसेस के हिसाब से हम 7वें नंबर पे चल रहे थे। लेकिन आज की जो फिगर है 61,274 जो एक्टिव केसेस हैं, वो दुनिया के हम छठे देश हैं जहां पे सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो चीज़ें अलार्मिंग हैं, मतलब हम पहले 6 में हैं जहां तक एक्टिव केसेस की बात है। परसों एक बात, चूंकि समय नरेगा पे सारी बात होती रही और उतना टाइम नहीं था, आज मैं थोड़ा वो जो निर्मला सीतारमण जी का जो पैकेज जब उन्होंने किया था 31 लाख करोड़ का जो सालाना बजट है जो 2021 का था, वो करीब 2-2.5 घंटे में इन्होंने पढ़ दिया। लेकिन ये 20 लाख की जो फिगर्स अभी राहत पैकेज, सो कॉल्ड राहत पैकेज है, जिसमें लोन कंपोनेंट ज़्यादा है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्या कर रहा है वो ज़्यादा है, वो 5 दिन में 5 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया। उस पर जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक बहुत ही मेरे हिसाब से खतरनाक चीज़ आई है। और जो चूंकि इतने वो लोग थे, इस समय लोग थोड़ा परेशान भी हैं, समझ नहीं आ रहा, रेड जोन, ग्रीन जोन, अभी एक कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, इन सब में तो एक चीज़ आपके ध्यान से शायद निकल गई है। मैं उसको आपको फिर से समझाने की आज कोशिश करूंगा। एक बड़ा निर्णय, एक बड़ा अनाउंसमेंट उस दिन निर्मला जी ने किया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे। उन्होंने जो इसको शुरू किया, उन्होंने कहा है कि टू मिनिमाइज वेस्टफुल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, number of enterprises in the strategic sector will ordinarily be only 1 to 4. There will be at least 1 public sector enterprises in the strategic sectors. फिर उन्होंने कहा कि the others will be privatized, merged और brought under holding company. मतलब जो भी public sector undertaking हैं वो एक सेक्टर में, स्ट्रैटेजिक सेक्टर में 4 से ज्यादा नहीं रहेंगे। अगर उससे ज्यादा हैं तो या तो प्राइवेटाइज होंगे या डील्स में, मतलब उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। आपको अब जरा मैं समझा दूं ये पब्लिक सेक्टर क्या है। मैं काम किया हूं पब्लिक सेक्टर में, इसलिए मैं इसके प्रति मेरी एक विशेष अनुराग है। जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है मोटे तौर पर करीब करीब मान लीजिए करीब 300 है। उस समय जो आज बहुत एक्टिव है वो 195 है इस समय। अब इसमें जो सबसे ऊपर कंपनीज मानी जाती हैं वो महारत्न कंपनी मानी जाती हैं। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं कौन महारत्न है कौन नहीं है। महारत्न कंपनी वो होती हैं जिनके प्रॉफिट ज़्यादा है, जिनके टर्नओवर ज़्यादा है, वो उस तरह से वो 10 कंपनीज हैं। उस 10 महारत्न कंपनियों में 2 कंपनी ऑलरेडी ऑन सेल हैं, बीपीसीएल और कोल इंडिया। नेक्स्ट कैटेगरी होती है नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनियों में हमारी 14 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसमें से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कॉनकॉर, ये दोनों सेल पे हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है मिनी रत्न कंपनी। ये करीब 78 हैं, जिसमें से 63 कैटेगरी ए की हैं और 15 कैटेगरी 2 की हैं। इसी में ये बीएसएनएल, एयर इंडिया, ये सब इसी कैटेगरी के आ रहे हैं जो ऑन सेल है। मैं ऑन सेल का आपको जल्दी से बता दें कि इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का सफर मैं बता दूं क्या था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हिंदुस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना आईटीआई, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। 1948 में ये बना। और जब पहली चुनी हुई सरकार 52 में आई, उससे पहले 51 तक 5 पब्लिक सेक्टर ऑलरेडी वजूद में आ चुके थे। फिर नेहरू की रिजीम में पूरे उनके जो 12 साल का 52 to 64 का है, मैं 47 to 52 नहीं गिन रहा हूं, वो 5 उसमें भी आ गए थे। नेहरू के समय में टोटल उस 12 साल के कार्यकाल में 33 पब्लिक सेक्टर आए। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी केवल 2 ही साल के लिए रहे, लेकिन उन्होंने 8 पब्लिक सेक्टर बनाए। इंदिरा गांधी ने 67 से 77 वाली जो उनकी इनिंग थी, जो 10-11 साल की, उसमें 47 पब्लिक सेक्टर बनाए।
हालांकि, और ये आपको बता दूं, सुन के ताज्जुब होगा, इमरजेंसी के दौरान जो इंदिरा गांधी का एक काला अध्याय माना जाता है उनके मतलब जो टोटल उनकी पॉलिटिकल कैरियर था, उसमें भी 14 नए पीएसयूज बने थे। 80 से 84 का जो इंदिरा गांधी का कार्यकाल था उसमें 18 पब्लिक सेक्टर आए, और ये 18 और 47 अगर कर लें तो इंदिरा गांधी के टोटल प्रधानमंत्रित्व काल जो करीब करीब 16 साल का है, उसमें 65 पब्लिक सेक्टर बनाने वाली देश की सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री, मतलब उन्हीं के उसमें 65 पब्लिक सेक्टर बने। राजीव गांधी 84 से 89 16 पब्लिक सेक्टर बनाए। वीपी सिंह बहुत कम समय के लिए रहे, 2 पब्लिक सेक्टर उन्होंने बनाए। और फिर पीवी नरसिम्हा राव, जिनके कार्यकाल में 14 पब्लिक सेक्टर बने। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई, जब ग्लोबलाइजेशन और ये सब हुआ, वो उसी समय की बात है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप और समझ लें कि 1951 में देश में 5 पब्लिक सेक्टर थे। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, उस समय तक 246 हो चुके थे, और उसी समय डिसइन्वेस्टमेंट की बात शुरू हुई थी। उसके बाद मैं जल्दी से बता दूं, फिर डिसइन्वेस्टमेंट पे भी बताएंगे। देवेगौड़ा और आईके गुजराल की सरकार बनी, यूनाइटेड फ्रंट की, उसमें 3 पब्लिक सेक्टर नए बने। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में 98 टू 2004 करीब 6 साल का मैं कार्यकाल मार रहा हूं, 17 नए पब्लिक सेक्टर बने। फिर मनमोहन सिंह 2004 से 2009 में 23 नए पब्लिक सेक्टर बने। अब जो मैंने आपको एक बताया था कि ना 91 से पीवी नरसिम्हा राव के रिजीम में जब डिसइन्वेस्टमेंट पहली बार शुरू हुआ, तो इसमें उन्होंने पब्लिक सेक्टर्स को बेच के 9,660 करोड़ रुपए उनके पास आए। सरकार चलाने के लिए अब एक नया जरिया, अच्छा जरिया लोग सरकार, हर एक आने वाली सरकारों को मिल गया कि कहीं से नहीं हो रहा है तो पब्लिक सेक्टर बेच दो, मतलब घर के, जिसको बोलते हैं ना, घर का जो भी आपकी सोना चांदी है उसको बेचना शुरू किया। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, देवेगौड़ा, आईके गुजराल 1,289 करोड़। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने 33,000 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट करके इनके पास पैसे आए। 7 पीएसयूज को पूरी तरह से बेच दिया गया। मनमोहन सिंह का 2004 से जो 2009 की मतलब रिजीम थी, उसमें इन्होंने 41,000 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू कमाए, 3 पीएसयूज बेच के, और 2009 से 2014 में 1 लाख करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार के खाते में आए। अब मोदी जी आ गए 2014 में। 2014 से 2020 तक इन 6 सालों में मोदी जी ने कुल 2,79,619, इस 6 सालों में जो आज तक 91 से जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था 2014 तक, इन 14-15 साल में जो टोटल डिसइन्वेस्टमेंट था वो मोदी जी ने उससे ज्यादा इन 6 सालों में किया है। 2017 में इन्होंने 6 पीएसयूज बेचे, 2018 में 6 पीएसयूज, 2019 और 20 में 1-1 पीएसयू। अब हम लोग फिर वापस आ जाए निर्मला सीतारमण, जो वो कह रहे हैं ना कि स्ट्रैटेजिक जगहों पे हम बेचेंगे और पीएसयूज। स्ट्रैटेजिक क्या क्या बोला है? कोल, माइनिंग, एयरपोर्ट, यहां तक तो ठीक है। डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन आप किसको किया था हम लोगों ने? हम सिर्फ याद दिलाने के लिए कह रहे हैं, डिफेंस को भी अब स्ट्रैटेजिक सेक्टर मान के इसमें भी प्राइवेटाइजेशन बुलाया गया है। कौन आया था? अनिल अंबानी जी की कंपनी आई थी। अनिल अंबानी जी की कंपनी इंग्लैंड में अपने को दिवालिया घोषित करती है, वहां पैसा नहीं दे पा रही है, लेकिन हमारे डिफेंस में राफेल के साथ जो डील हुई थी उसमें ये हमारे कुछ कुछ काम ये भी करेंगे। तो इस तरह के लोग आएंगे ही आएंगे। एयर स्पेस मैनेजमेंट में अब आएंगे प्राइवेट सेक्टर, पावर और न्यूक्लियर एनर्जी, ये स्ट्रैटेजिक वो हैं। मैं सिर्फ 1-2 जगह की आपको बात बताऊं, जैसे जो समझने की दृष्टि से, जो हमारे रोजमर्रा के उसमें आते हैं। जैसे मैं सिर्फ, हम लोग पेट्रोलियम की बात कर लें थोड़ी देर। पेट्रोलियम में करीब 17-18 पब्लिक सेक्टर्स हैं। पेट्रोलियम को हम लोग 4 सेक्टर में बांट सकते हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से। एक अपस्ट्रीम में क्या हुआ? एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया। मिड स्ट्रीम जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, गेल, एलएनजी, पेट्रोनेट, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फिर डाउन स्ट्रीम जैसे रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स में जो डील करते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इस तरह के। और लास्ट में आता है कंज्यूमर भी एक स्ट्रैटेजिक इसलिए है कि जो बड़े कंज्यूमर है, जैसे एनटीपीसी हुआ, रेल हुआ, सेल हुआ, इस तरह के जो बड़े बड़े कंज्यूमर हैं। सरकार अभी ये समझा रही है कि एक इसमें रहेगा, उससे हम स्ट्रैटेजिकली उसको कंट्रोल करेंगे। मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरा आपको एक और चीज बता दूं। जैसे बैंक हैं,
बैंक आप ये समझ लीजिए कि आज बैंक में अभी अगर ये स्ट्रैटेजिक माना जाएगा और 4 के बाद सब प्राइवेट हो जाएंगे तो 4 ही बैंक रहेंगे। अब आप ये बताइए, चाहे इतने प्राइवेट बैंक हैं, नाम क्या किसी का लेना, लेकिन आज जब बैंक की बात होती है तो एक आम आदमी का, मेरा और आप जैसे आदमियों का भरोसा सरकारी बैंक पे ही है। वो ट्रस्ट जिसको बोलते हैं ना, वो केवल सरकारी बैंक पे। आज ये आंकड़े हैं कि जब इस समय समस्याएं आई हैं तो सबसे ज्यादा एसबीआई के पास पैसा आ गया है। वो कैसे यूज करेगा वो एक अलग समस्या है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। दूसरा, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सर्विस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बैंकिंग सिस्टम। प्राइवेट सेक्टर में केवल बॉटम लाइन, मतलब जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से वो वायबल है कि नहीं है ब्रांच, वो देखा जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऐसा नहीं है। दूर दराज के इलाके, मतलब गांव के सुदूर गांव में, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक आप वहां पे आपको पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच मिल जाएगी। दूर दराज इलाकों में क्या कोई ये प्राइवेट बैंक जाएंगे? इनको कैसे केटर होगा? ये या तो बंद करेंगे। अभी हाल के दिनों में जब एटीएम का ये सब आ गया तो अब एटीएम बंद होने लगे हैं, ये आप भी देख रहे होंगे। अब सरकार ये कह रही है कि हम स्ट्रैटेजिकली इसको कंट्रोल करेंगे। पहली चीज, जैसे थोड़ी देर के लिए हम लोग बात कर लें टेलीकम्युनिकेशन की। अब वहां पे एक बीएसएनएल है सरकारी, क्या वो कंट्रोल कर पा रहा है किसी प्राइवेट सेक्टर को? डिसाइड तो वहां पे जियो और ये सब लोग कर रहे हैं ना, टैरिफ और इन सब का। क्या बीएसएनएल उसमें कंट्रोल करने की स्थिति में है? दूसरी बात, इसी तरह से मैं स्ट्रैटेजिक, जो लोग कह रहे हैं कि हम स्ट्रैटेजिकली एक हमारा पब्लिक सेक्टर रहेगा वो कंट्रोल कर। जनरल इंश्योरेंस में क्या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और और भी जो सरकारी कंपनीज हैं, क्या ये कंट्रोल कर रही हैं? अब तो आप मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जाइए या व्हीकल इंश्योरेंस, ये सब प्राइवेट सेक्टर वाले इसको ठीक से कंट्रोल कर रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। अब एक जो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, क्या करेगी, क्योंकि कोई भी चीज जब आप ऑन सेल रहती है तो वो कोई खरीदेगा तो प्रॉफिट मेकिंग चीज ही को खरीदेगा, और अगर लॉस मेकिंग होगा तो आपका, देखिए आप कोई पुराना घर देखने जाइए ना तो कोई उस घर को नहीं खरीदता, वो जमीन पे उस लोगों की नजर रहती है, जमीन का क्या वैल्यू है। उसी तरह से अगर इस समय आप जब बेच रहे हैं तो इसको खरीदेगा कौन? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 20-21 के बजट में 2 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा आने की बात है। आपको लगता है ये पैसा आ पाएगा? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, और ये बेचेंगे नहीं तो कैसे चलाएंगे? अब इस मार्केट में क्या बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा? अगर बिकेगा तो औने पौने दामों में बिकेगा, और बिकेगा तो कोई ऐसा उसका मालिक हो जाएगा। चाइना में आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि चाइनीज आके नहीं इसको खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी किसी ना किसी, उसमें एफडीआई जो आपने खोली हुई है, आपने 74% तक की बात की है कई सेक्टर उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही विषम स्थिति है। देश को ये समझना चाहिए, और हमको आपको ये समझना चाहिए कि आज की तारीख में जब पीएसयूज को अगर आप इस तरह से डिसइन्वेस्ट कर देंगे, आप अपने घर के जो सोना चांदी एक तरह से जो आपकी वो है उसको अगर आप सब बेच देंगे तो कल आपके पास क्या रह जाएगा? ये जरा मुश्किल चीज है। लोग इसको क्रिटिसाइज बहुत करेंगे, लेकिन किसी भी जगह पे पब्लिक सेक्टर हरदम, आज सरकारी अस्पताल में आपको सस्ता ट्रीटमेंट मिलता है और ईमानदारी से ट्रीटमेंट मिलता है कि प्राइवेट में? खुद देख लीजिए। आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपसे ज्यादा पैसा वसूलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर? आज मतलब मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि भारत जैसे देश में जहां गरीबी इतनी है, जहां इतने दूर दूर तक लोग रहते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक सेक्टर को हटा के बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को आप ले आने का जो काम कर रहे हैं वो उचित और ठीक है। एक बार फिर से कोरोना से हम सब लोग निपटेंगे। कल हम लोग लाइव करेंगे शाम को 5 बजे, कोशिश करेंगे कोई गेस्ट हमारे साथ रहे। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, और हम सब लोग मिलकर कोरोना को जरूर हराएंगे। धन्यवाद। तो हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।